आज हम आपको फिर से बताने वाले हैं कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2022 का स्पेशल क्वेश्चंस कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चंस में आपको 3 टॉपिक बताने वाले हैं, जैसे कि विलोपन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि द्वारा किसी 2 समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि प्रश्न जो हमारा है, निम्नलिखित समीकरणों को विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि तथा वज्र गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हल करें, जिसमें पहला इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 4y = 10 और दूसरा दिया हुआ है 2x - 2y = 2। ठीक है, तो पहला विधि जो कह रहा है विलोपन विधि, तो पहला विधि हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला कह रहा है विलोपन विधि। विलोपन विधि देखिए, विलोपन विधि पहले जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। 3x + 4y = 10, 2x + 2y, 2x - 2y = 2। ठीक है, तो विलोपन विधि की कार्य विधि ये होती है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि किस समीकरण में कोई बराबर है। अगर बराबर है तो घटाने या जोड़ने पे कोई मान एक कट जाए, या x कट जाए, घट जाए, खत्म हो जाए, 0 हो जाए, या फिर y कट जाए। तो देखते हैं कि यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2y है। अगर 2y में हम 2 से गुणा कर दें तो ये क्या होगा, -2y से -4y हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़ें तो ये +4y - 4y मिलकर कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो देखिए समीकरण 2 में अगर इसमें गुणा कर दे 2 से तो ये कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। तो 4y और +4y मिलके 0y, बस मिला किसमें, x में। तो देखिए हम करने वाले क्या है कि समीकरण 1 में जोड़ेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 × 2। देखिए 2 में किसी से गुणा कर रहे हैं, 2 से। ठीक है, उसके बाद जोड़ रहे हैं तो देखिए कितना हो रहा है, 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। ठीक है, तो ये साइन चेंज नहीं करना है क्योंकि प्लस कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब 2 से मल्टीप्लाई किया है ना तो कितना होगा, 4x 4y = 4। ठीक है, क्योंकि समीकरण 2 में हम क्या किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि +4 और -4 मिलकर कितना होगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे 3x 4x मिलकर कितना, 7x = 4। तो x का मान कितना होगा, 7x + 14। तो देखिए अगर 7 गुणा है यहाँ पे तो उधर लेके जाएंगे तो भाग होगा, और 14 में 7 से भाग देंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, x का मान मिला 2। अब इसी x का मान हम किसी एक समीकरण में रख देंगे तो क्या मिलेगा, हमारे y का मान मिल जाएगा। तो क्या कहेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर ठीक, अब समीकरण 1 में x का मान रख रहे हैं। देखिए x के जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 3 × 2 + 4y = 10। तो 3 दूनी 6, अगर 6 को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, -6। तो 4y = 10 में से कितना गया, 6, तो बचा कितना, 4। अब 4y = 4 है तो y = कितना होगा, 4/4 मतलब 1। y का मान कितना मिला, 1 मिला। नोट कर लीजिए। अब हम आपको दूसरा विधि बताने वाले हैं, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, नोट करिए, मिटा रहे हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि, इसी का हल हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं, दूसरी विधि। कौन सी विधि है, देखिए प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन जो दिए हैं उसको लिख लेते हैं। 3x + 4y = 10 समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, और 2x - 2y = 2 इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये होना चाहिए कि क्या, जैसे आप मान लीजिए कि आपके अपने गाँव में मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कहीं किसी दूसरे स्थान से लाके क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे ना। सेम उसी तरीके से देखिए, जैसे हम किसी एक समीकरण से मान उठा के दूसरे समीकरण में रख देते हैं, इसका मान होता है प्रतिस्थापित करना। ठीक है, तो जैसे देखिए हम समीकरण जो आसान रहता है उसी से हम निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 से कैंसिल हो जा रहा है, तो x - y = 1 ऐसे हो रहा है ना। देखिए समीकरण 2 से हम मान निकाल रहे हैं, समीकरण 2 से तो 2x - 2y = 2। तो देखिए 2 अगर कॉमन ले लें सब में तो x - y = कितना होगा, 1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, 2 सब कैंसिल। ठीक, देखिए अब x = कितना होगा, y + 1, क्योंकि y उधर गया तो प्लस और y + 1। इसी को समीकरण a मान लें।
कुछ नहीं करना है, इतना तो समझ में आ ही हो रहा होगा आपको। अब देखिए x का जो मान है जिससे निकाले हैं, बताइए जहाँ से मूर्ति लेकर आएंगे चाहे कोई भी चीज़, वहाँ पे तो रखेंगे नहीं, कहाँ रखेंगे, दूसरी जगह। तो देखिए हम समीकरण 2 से निकाले हैं तो किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो ध्यान दीजिए हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर ध्यान दीजिए, अब समीकरण 1 में 3x के जगह पे क्या रखना है, y+1। तो 3y+1 इक्वल टू कितना है 10, 4y+4y इक्वल टू 10। तो देखिए 3 जब अंदर करेंगे तो 3y + 3y+4y इक्वल टू कितना होगा 10। तो 3y 4y मिलकर कितना y 7y, और 3 उधर जाएगा तो 10 में से 3 घटे कितना होगी 7। अब देखिए y जो 7 इसमें मल्टीप्लाई किया गया है उसमें क्या करेंगे हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो y इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। ठीक, अब इसी y का मान जो हम यहाँ पे अगर समीकरण a लिए हैं, ठीक है, उसमें हम रख दें तो लिख देंगे y का मान समीकरण a में रखने पर तो देखिए x का मान क्या है y+1 है, तो y के जगह पे 1, इसका मान भी 1, तो इसका मान कितना मिला 2 मिल गया। ठीक है, आप नोट करिए। हम दूसरा अब तीसरा बताने वाले हैं हम वज्र गुणनखंड विधि, जो कि रामबाण कह सकते हैं कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है। ठीक है, तो अब मिटा रहे हैं इसको। देखिए तीसरा कह रहा है, कौन सा विधि कह रहा है, देखिए प्रतिस्थापन तो हो गया हमारा। अब हम क्या करने वाले हैं कि वज्र गुणनखंड विधि द्वारा अब हम इसी समीकरण को हल करके दिखाने वाले हैं, क्योंकि हमने बोला है ना कि एक वीडियो में आपको 3 टॉपिक समझाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए तीसरा कह रहा है कौन सा विधि, वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि। ठीक, थोड़ा इधर से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा बड़ा होता है। अब देखिए जो समीकरण दिया उसको लिख लेते हैं, उसको कंपेयर करते हैं ax + by + c से। ठीक है, जैसे देखिए हम जो कर रहे हैं, ये दिया हुआ 3x + 4y इक्वल टू कितना दिया है 10 दिया है। ठीक, और 2x - 2y इक्वल टू 2 दिया हुआ है, कोई बात। अब देखिए यहाँ से हम a1 निकालते हैं, b1 निकालते हैं, c1 निकालते हैं। क्या कर देंगे, देखिए जैसे कह देंगे कि ax + by + c से तुलना करने पर दोनों समीकरणों को, तो एक 2 समीकरण है तो एक a1 हो जाएगा, b1 हो जाएगा, c1 हो जाएगा, दूसरे में क्या होगा a2 b2 c2 हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0 तथा a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। ठीक है, अब तुलना करना आसान बात है। देखिए कैसे करते हैं, जैसे पहले में देखिए a1x है, तो x अगर कैंसिल हो जाए तो a1 का मान कितना होगा 3 होगा। बात समझ आ रही है, तो a1 का मान देखिए कितना हो रहा है, a1 इक्वल टू 3। वैसे देखिए b1 इक्वल टू 4 और c1 का मान b1 इक्वल टू 4 और c1 देखिए इधर है, तो इसको अगर 10 को इधर लाएं तो कितना होगा माइनस होगा, तो c1 का मान कितना हो जाएगा -10। अब देखिए a2 इसी प्रकार हम कर देंगे 2, b2 कितना -2 और c2 -2। ठीक, ये देखना है कि a1 वाला जो वैल्यू है वो x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, ये कांस्टेंट टर्म का वैल्यू c की वैल्यू है। ठीक है, तो वज्र गुणनखंड विधि से हम लोग करने वाले हैं। ये यहाँ से हल हो रहा है हमारा। ठीक है, ये इसके बाद आप कहाँ जाएंगे, वहाँ, फिर वहाँ से हम इधर आएंगे। देखिए तो हम क्या करेंगे कि अब ये तो विधि था हमारा, अब हम लिखेंगे वज्र गुणनखंड विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से। आखिर किस विधि से हम लोग लिख रहे हैं, ये होता है रूल इसका, x करके बटा करके छोड़ देते हैं, दूसरा y करके बटा करके छोड़ देते हैं, तीसरा कांस्टेंट के जगह पे क्या लेते हैं 1 करके बटा करके छोड़ देते हैं। तो देखिए हमारा रूल ये कहता है कि पहले प्लस ले लें, दूसरा माइनस ले लें, तीसरा प्लस ले लें। ये आगे की चीज़ है, तो हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं कि दूसरा क्या करेंगे, आप माइनस ले लेंगे। ठीक है, तो पहले जब हम x लेंगे तो x का मान छोड़ देंगे। देखिए ये x का मान है, हम इसे छोड़ देंगे तो बचा कितना 4 - 2। इसको ऐसे लिख लेते हैं 4 - 2 -10 और -2। ठीक है, जब y लेंगे तो y की वैल्यू हम छोड़ देंगे तो बचा कितना 3 2
3 2 -10 -2, ठीक है। अब जब हम कांस्टेंट टर्म लेते हैं अर्थात सी वाला, सी से कांस्टेंट होता है, ये जब लेते हैं तो इसको छोड़ के इन दोनों को लिखते हैं वैसे। देखिए 3 2 4 -2, बात समझ में आ रही है। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि आप अगर गुणा करते हैं तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे और ऐसे, ठीक। तो एक ऊपर से नीचे आ रहा है, एक नीचे से ऊपर जा रहा है, तो आप रूल के तरह यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, बस ये वैसे समझने के लिए कि अगर ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, ठीक है, ऊपर से अगर नीचे गुणा कर रहे हैं तो ये प्लस होता है, और नीचे से हम ऊपर जाएंगे तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे। बात समझ आ रही है, ठीक। तो देखिए जो है उसको ध्यान दीजिए, x अपॉन 4 2 8, 4 दूनी 8, ऊपर प्लस ही होता है तो -8 है, -8। अब देखिए 10 दूनी 20, ये माइनस माइनस प्लस 20, लेकिन नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस होता है, तो क्या लिखेंगे -20। ये कितना हुआ -y बटा 3 दूनी 6 -6, और ये देखिए 10 दूनी 20 -20, और ये माइनस होता है ऑलरेडी तो माइनस माइनस +20, ये कांस्टेंट वाला 1, तो 3 दूनी 6 -6 -8, -6 -8। ध्यान दीजिए तो x बटा कितना होगा 28, दोनों जुटेगा, इक्वल टू -8 बटा कितना होगा 16, 20 -6, ठीक है। और ये कितना होगा, देखिए कितना हो रहा है, 8 6 14 -14, ठीक। तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम एक बार पहला तीसरा से लेते हैं और दूसरा तीसरा से लेते हैं, ठीक। तो ले लीजिए कितना होगा 8 6 14, यहाँ पे भी 14 होगा। तो देखिए कितना हो रहा है, हम जब 1 व 3 से, ठीक है, क्यों 1 3 ले रहा है, ताकि देखिए x y मिलेगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए पहला और तीसरा लेते हैं। पहले में x है, दूसरे में कांस्टेंट है, गुणा करके हम x का मान निकाल लेंगे, और दूसरा और तीसरा गुणा करके y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए पहला और तीसरा से क्या कह रहा है कि x बटा -28 इक्वल टू 1 बटा -14, तो x को यहीं पे छोड़ेंगे, -28 को ऊपर ले जाएंगे, नीचे क्या है -14, तो 14 दूना 28, माइनस माइनस कट गया, x का मान कितना मिला 2। अब देखिए इसी को हम दूसरा तीसरा से क्या लेंगे, दूसरा व तीसरा से, ठीक है। तो क्या लेंगे -y/14 इक्वल टू 1/-14। देखिए y 14 को उधर लेके जाएं माइनस के साथ, तो -14 अपन -14 इक्वल टू कितना होगा, y का मान 1, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ कि समझ में आया होगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।